Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiz Abdul Ghafoor. I'm a medical student and I'm a teacher. I have been teaching since 2013. So today my topic is whisper theory, which belongs to chemistry, high school chemistry. But whisper theory is a subtopic of shape of molecule. First of all, I want to tell you this. So मेरा जो टॉपिक जो है समझाने का आज सब उसको समझाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो विस्पर थ्योरी है वो टॉपिक नहीं सब टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अभी किसका टॉपिक है मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको वर्बली बताऊंगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो टॉपिक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल बेसिकली डिवाइड हुआ है दो सब टॉपिक। सबसे पहला हमारा है वो है विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी बेसिकली ये एब्रिविएशन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन एक रिपल्शन है, एक है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और दूसरा हमारा जो ये सब टॉपिक हमारा है जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल में हम पढ़ते हैं वो है हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HMOT, जिसमें हम हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल जब उसका शेप बनता है, शेप के बारे में तो हमने यहाँ पढ़ लिया कि वैलेंस शेल के जरिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके शेप जो बनते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम विस्पर थ्योरी पढ़ते हैं। फर्स्ट वन। नंबर टू, अब जब हमने शेप को रिकॉग्नाइज कर लिया कि शेप किस तरीके की है उस मॉलिक्यूल की थ्रू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए, अब उसकी जो पेयर है वो पेयर आया कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रही है, आया मतलब वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के पास है, S के पास है या P के पास है या D के पास है, कौन से ऑर्बिटल के पास है, F के पास है, वो हमारा टॉपिक अभी नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है विस्पर थ्योरी। ये नाम क्यों रखा गया विस्पर थ्योरी? विस्पर, देखो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके नाम को समझना लाजमी है। आपको जब आपने उसका नाम समझ लिया तो आप समझ लो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा या आधे से ज्यादा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। विस्पर थ्योरी बेसिकली ये बताता है हमें, देखो नाम पे फोकस रखें पहले। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? एक एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एटम के ऑर्बिट है, ठीक है, कोई भी हो, ये न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाता है, जिसे हम कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस शेल। सही है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर, अब इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, पेयर का मतलब आपको पता है जोड़े, सही है, उस इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं उनके दरमियान क्या होती है? रिपल्शन होती है। अब किनके दरमियान रिपल्शन? इनके दरमियान नहीं, इनके और सेंट्रल एटम के बीच में। यानी कि सेंट्रल एटम हमारा क्या है? कोई भी हो सकता है एक मॉलिक्यूल के। डिफरेंट जैसे कंपाउंड है, जो कम होगा वो हमारा सेंट्रल एटम कहलाएगा और जो ज्यादा होंगे वो हमारे सराउंडिंग एटम कहलाएंगे। अभी वर्बली बता दूं, मैं आपको बाद में रिटर्न बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो है ये समझना लाजमी है कि विस्पर थ्योरी नाम क्यों रखा गया। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, किसी भी सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन के पेयर रिपल करते हैं, रिपेल मतलब दूर जाते हैं, उस थ्योरी को, उस थ्योरी के जरिए उस मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करना विस्पर थ्योरी कहलाती है, या विस्पर थ्योरी हमें बताती है कि उस मॉलिक्यूल का शेप क्या है। अब ये जो थ्योरी है बेसिकली ये थ्योरी है, नॉट अ लॉ, मतलब ये कभी भी चेंज हो सकती है। कोई भी आज साइंटिस्ट आके, केमिकल साइंटिस्ट आके उसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया है सिग्विक एंड पॉवेल ने 1940 में। 1940 में सबसे पहले ये थ्योरी जो है प्रपोज किया गया था, अनाउंस किया गया था, किसने? सिग्विक एंड पॉवेल। अब
इस थ्योरी में क्या कहा गया है, क्या एक्सप्लेन क्या किया गया है इस थ्योरी में? तो ये थ्योरी क्या कहती है? द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन है, जो क्या है रिपल्शन मतलब दूर धकेलना, इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसका जो वैलेंस शेल है उसके दरमियान जो रिपल्शन है वो क्या करती है? डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने आपको पहले बता दिया कि सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन होती है, रिपल्शन मतलब दूर जाना, वो बताती है हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल। उसके जरिए हम जानते हैं, उसके जरिए हम पहचानते हैं कि उस मॉलिक्यूल का शेप क्या है। अब जो उसके मेन पोस्टुलेट्स हैं विस्पर थ्योरी के, वो क्या है? सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल। देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन में जब आप पेयर कहते हो तो पेयर दो को कहते हैं, राइट? तो जाहिर सी बात है वहां दो के बारे में बात होगी, लिहाजा यहाँ पे भी एक बात हो रही है कि क्या लिखा गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने टाइप्स के होते हैं? दो। कहां पे? वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल के अंदर कितने किस्म के इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं? दो किस्म के। नंबर 1 बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। नंबर 2 नॉन बॉन्ड पेयर, जिसे हम लोन पेयर भी कहते हैं। व्हाट इज बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर बेसिकली कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, वो बॉन्ड पेयर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, राइट? सॉरी बॉन्ड नहीं है, सॉरी। ये एक फॉर एग्जांपल जो है इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है। अब ये दोनों जब आके मिलते हैं ये एक बॉन्ड बनाते हैं, इसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, राइट? अब ये कोवेलेंटली होते हैं। अब नॉन बॉन्ड पेयर क्या होता है? कि जितने भी कोवेलेंटली बॉन्ड पेयर हैं जो लास्ट में बचने वाले होते हैं, यानी जरूरत जो होती है मिसाल के तौर पर पेयर की, जो दूसरे एटम के जरिए जो दूसरा एटम ला के देता है या वो लेता है, उसे हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है? लोन का मतलब क्या होता है? लोन हम कर्ज को कहते हैं, या तो चुकाना तो हमें होता है, या हम देते हैं या हम लेते हैं। तो बॉन्डिंग में भी ऐसा होता है, बॉन्डिंग पेयर में। अब जो सिमिलरली चार्ज होते हैं बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, being similarly charged bond pair and lone pair repel each other। ये आपको पता है, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि माइनस साइन, सॉरी ये थोड़ा सा इशू है, माइनस साइन और माइनस साइन की अगर हम जब बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? माइनस साइन दीज आर सिमिलर ईच अदर, तो दे कैन रिपेल। अब अगर ये हम फॉर एग्जांपल अट्रैक्ट कब करेंगे? जब डिफरेंट होंगे। सो लिहाजा अब इस रिपल्शन की वजह से, अब जब ये रिपेल करते हैं ना, तो जब रिपेल करने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, ये ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। मैंने पहले आपको कहा जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये करीब आ रहे हैं, ठीक है? जब ये दूर जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल दूर गए, अब यहाँ पे बीच में भी कोई फॉर एग्जांपल कोई अगर बॉन्डेड एटम हुआ, अब फॉर एग्जांपल ये ऊपर है, ठीक है? अब ये जब दूर जाते हैं ना तो ये ऐसा होगा। अब जिसके वजह से ये नीचे भी क्या होंगे? ये बेंड होंगे ये पेयर। तो क्या होगा? ज्योमेट्रिकल शेप में चेंजिंग आ जाएगी, या ये चला जाएगा, जब चला जाएगा तो क्या हो गया? चेंजिंग आ गई। अब जब ये लग जाएगा तो देखो डिफरेंट हो गए। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन होती है, वो क्या करते हैं? एक शेप बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल के अलग अलग शेप होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के हिसाब से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होती है कौन से पेयर की होती है? सबसे ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। मतलब जो सबसे ज्यादा रिपेल करे, सबसे ज्यादा रिपेल कौन करते हैं? लोन पेयर, और सबसे कम कौन करते हैं? बॉन्ड पेयर बहुत कम रिपल्शन करते हैं एज कंपेरेबल टू लोन पेयर। और एक और बात है किताब में लिखी है कि लोन पेयर
जगह ज्यादा घेरती है बॉन्ड पेयर से, चूंकि ये सबसे ज्यादा रिपेल करती है, ठीक है। जब से ज्यादा रिपेल करेगी तो जाहिर सी बात है शेप भी थोड़ा, शेप में चेंजिंग भी ज्यादा आएगी, तो लिहाजा रिपल्शन की वजह से जब शेप ज्यादा आएगी तो उसमें जो है ज्योमेट्रिकल शेप में भी चेंजिंग होगी उस मॉलिक्यूल की। और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन है वो कम होती है एज कंपेयर टू नॉन पेयर। सो अब आते हैं हम, देखें एक मॉलिक्यूल के अंदर दो बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दूसरे भी होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे विस्पर थ्योरी में सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, पाई बॉन्ड के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ये थ्योरी में कोई रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, क्यों नहीं करते। खैर पाई बॉन्ड्स आर इग्नोर करते हैं, हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल के शेप के अंदर पाई बॉन्ड को हम इग्नोर करते हैं, उसका कोई किरदार नहीं है। ज्यादातर जो किरदार होता है वो सिग्मा बॉन्ड का होता है। सो अब एक ये चार्ट मैंने बनाई है जो आपको आगे जो है सॉल्व करने में आसानी होगी जब हम एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। कोई भी एक मॉलिक्यूल है, अब आपको डिटरमाइन करना है कि उसका लेविस स्ट्रक्चर क्या है, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लॉन पेयर है, उसका शेप क्या होगा, उसकी बॉन्ड एंगल क्या होगा, राइट। और बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर ये तो मैंने बता दिया आपको क्या। अच्छा, सो सबसे पहली बात, टोटल पेयर अगर 4 है, फॉर एग्जांपल टोटल पेयर 4 है, ठीक है, कोवैलेंटली बॉन्डेड है, राइट, और बॉन्ड पेयर भी 4 ही है, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्रा हम कहते हैं 4, राइट, यानी कि लोन पेयर कुछ भी नहीं है उसके पास, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, वो शेप कहलाता है टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या होगी, 109.5, एंड जो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल मतलब एक ट्राइपॉड की तरह, ठीक है, ट्राइपॉड की तरह उसकी ज्योमेट्री होगी। एंड एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, इस एग्जांपल में है CH4 एंड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मीथेन। ये एग्जांपल और भी एग्जांपल होते हैं, लेकिन ये बेसिक एग्जांपल है, याद कर लें। एंड वन मोर थिंग, अब अगर हम अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एटम एंड सराउंडेड एटम के बारे में अगर बात करते हैं, तो सेंट्रल एटम और सराउंडेड एटम, देखिए सेंट्रल एटम हम कहते हैं, शो करते हैं हम सेंट्रल एटम को A से, राइट, और सराउंडेड एटम मतलब ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जितने एटम होते हैं उसे हम कहते हैं सराउंडेड एटम, और जिसे हम B से जाया करते हैं, राइट। अब जो सराउंडेड एटम में जितने भी एटम होंगे, चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, वो इजाफा करते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो AB4, और अगर मिसाल के तौर पर 3 होंगे तो AB3, और इसी तरीके से अगर 2 होंगे तो AB2। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से जो सराउंडेड एटम से एक एक एटम घटता जाएगा, वो शक्ल इख्तियार करेगा लोन पेयर का, और वो हमेशा लगेगा कहाँ, सेंट्रल एटम के पास। फॉर एग्जांपल अब यहाँ से एक पेयर, फॉर एग्जांपल एक पेयर अगर निकल गया, एलिमिनेट हो गया, तो वो सेंट्रल एटम के पास चला जाएगा। मतलब यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे सराउंडेड एटम में एक एटम था, एक बॉन्डेड पेयर था, एक बॉन्ड पेयर था जो कि लूज हो चुका है, जो डोनेट कर चुके हैं, राइट, AB3। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी तरीके से 3 है तो 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे हम एक और पेयर लगा देंगे, और 1 यहाँ 2 है तो 1 है एक और। जितने घटते जाएंगे उतने ही लोन पेयर सेंट्रल एटम में ऐड होते जाएंगे। ये इंडिकेशन है कि कितने बॉन्ड पेयर लूज हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 लूज हुआ है ना, तो हम सिंपल मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ AB4, राइट, मतलब कुछ लूज नहीं हुआ। अब आते हैं हम नीचे, अब देखिए यहाँ पे टोटल पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, मतलब 4 में से जब आप 3 निकालोगे तो कितने बचते हैं, 1, मतलब वो एक पेयर क्या हो गया, एक बॉन्ड पेयर निकल गया, लोन पेयर बन गया, कहाँ पे, सेंट्रल एटम। ये बन गया आपका AB4,
ए भी 4 ही है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे एक लॉन्ग पेयर है, राइट। अब इसी तरीके से इसका जो शेप होगा वो होगा ट्रायगोनल पिरामिड। ट्रायगोनल तो आप 3 को कहते हैं, पिरामिडल मतलब पिरामिड शेप का। जैसे कि थोड़ा सा आप समझ लो, जैसे इस तरीके का होता है ये, मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। राइट, किस तरीके का होता है ये, थोड़ा सा, ठीक है, ये है पिरामिड शेप, राइट। अब ये जो ऊपर जो है, मतलब ये पहले क्या था, कुछ इस तरीके का था, यानी से जब आप पॉजिट करोगे, लेकिन फर्क क्या है, इसके नीचे भी था, ऊपर भी था। जैसे हमने टेट्राहेड्रल में देखा, अब हुआ क्या, यहाँ का जो बॉन्ड पेयर था वो निकल गया, लोन पेयर बन गया। क्योंकि लोन पेयर जब बन गया तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के में ऐड हो गया और इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। ट्राई मतलब 3 1 2 3 और पिरामिड शेप का बन गया ये। अब इसमें जो एग्जांपल दी गई है वो है NH3 NPH3 अमोनिया, ठीक है। और इसके बाद फॉस्फेट गैस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टोटल पेयर कितने हमारे पास 4 हैं, राइट। और बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास 2। 4 में से जब आप 2 निकालोगे तो कितने बचते हैं 2, राइट। यानी कि कितने हमारे पास जो बॉन्ड पेयर थे, सबसे पहले टोटल पेयर कितने और बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 है, और लोन पेयर कितने, बाकी कितने बच गए 2। तो 2 लोन पेयर हमारे पास आ गए सेंट्रल एटम के पास। अच्छा, एक और बात मैं आपको करना भूल गया हूँ, क्योंकि वो जरूरी है। जितने लोन पेयर ऐड होते जाएंगे उतने ही एंगल डिडक्ट होता जाएगा, और कितना डिडक्ट होगा 2.5 डिग्री। 2.5 डिग्री जो है वो डिडक्ट होता जाएगा एंगल अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल शेप। अब देखिए यहाँ पे 109.5, राइट। 109.5 से आप जब 2.5 निकालते हो तो कितने बचते हैं 107। और इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट आते हैं 107 में से आप जब 2.5 निकालते हो तो बचते हैं 104.5, राइट। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास है वी शेप या बैंड या एंगुलर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक पेयर यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपको बॉन्डेड, मतलब यहाँ पे ये क्या है, बॉन्डेड एटम यहाँ पे था, ठीक है, जो कि जा चुका है। इसीलिए ये इंडिकेट करता है ये जिस जगह हो, फॉर एग्जांपल ये यहाँ हो, इसका मतलब क्या है, वहां से वो चीज जा चुकी है और थोड़ा सा जो एंगल है वो बैंड होता जा रहा है, ये इंडिकेट करता है। और यहाँ का एंगल अलग होगा, ठीक है। और दूसरी बात एक और इंडिकेशन होती है, ये डिग्री साइन को भी इंडिकेट करता है, राइट। अब इसकी जो एग्जांपल है वो है H2O। नेक्स्ट हमारे पास है 3 पेयर और फिर 2। 3 में क्या है, 3 टोटल पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, मतलब लोन पेयर 0 है। जब लोन पेयर 0 है तो कौन सा होगा, यहाँ पे 4 है ना, 3 को हम क्या कहते हैं ट्रायगोनल, राइट। ट्रायगोनल है। अब यहाँ पे क्या था, एक जा चुका था हमने से पिरामिडल का, जब कुछ भी नहीं जाएगा, 3 ही पेयर होंगे और लोन पेयर कुछ भी नहीं होगा तो वो होगा प्लेनर। प्लेनर मतलब प्लेनर सीधा ही होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्या है, और इसकी एंगल क्या है 120। अच्छा, एक और बात, इसकी शेप थोड़ी सी टेट्राहेड्रल की तरह नहीं है, इसकी थोड़ी सी बैंड होगी, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा। इस तरीके से है ये, इस तरीके से। और जो 120 एंगल की बात हो रही है, 120 एंगल ये, मतलब जिस भी आप बॉन्डेड 2 बॉन्ड पेयर है, मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ एंगल, यहाँ से यहाँ, इन दोनों को जब आप मिलाते हो 120 बनेंगे, इन दोनों को मिलाओगे 120 बनेंगे। ये थोड़ा सा डिस्टेंस में नहीं है, लेकिन डिस्टेंस में होगा ये 120, मतलब हर जगह से 120 होना चाहिए, 120 एंगल। अब इसे हम कहते हैं ट्रायंगल एंड प्लेनर। प्लेन मतलब सीधा, और ट्रायंगल 3 को कहते हैं, राइट। एंड इसकी जो ज्यादातर जो मतलब जो एग्जांपल है वो है BF3 एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। मोटिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोटल पेयर कितने हैं 2 हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर 2 में से 2 गए, 0 बचे, मतलब लोन पेयर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी जो बनेगी 2 है, 2 के दरमियान जब होते हैं वो लीनियर होता है। लीनियर का मतलब बिल्कुल सीधा,
और इसका जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। 180 मतलब जैसे हम ऐसे करते हैं 180, राइट, 180 ऐसे होता है। एंड जो एग्जांपल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड BeCl2। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको अगर कहा जाए, एक एग्जांपल दी जाए कि आप भाई बनाओ H2O की, सॉरी H2, ये है आपके पास एक मॉलिक्यूल, इसका शेप आपको बनाना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, और सेंट्रल एटम कितने हैं और इसके सराउंडेड एटम कितने हैं। सबसे पहली बात आप याद रखो कि जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जो कम होंगे, कम तादाद में होंगे, उसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे आप देखो H2O, यानी जब इसे आप अलग करते हो तो हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है। तो कितने हाइड्रोजन है? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। मींस के ऑक्सीजन कम है हाइड्रोजन से, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है ऑक्सीजन से। सो जो सेंट्रल एटम हमारा होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन, जिसे मैं सेंट्रल एटम को मैं A से जाहिर कर रहा हूँ, जो है हमारा ऑक्सीजन, राइट। और इसी तरीके से जो हमारे पास B है, B क्या है? हाइड्रोजन। और इसके बाद जो लेविस स्ट्रक्चर है, लेविस स्ट्रक्चर का मतलब मैं एस से जाहिर कर रहा हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा इशू कर रहा है। लेविस स्ट्रक्चर में अब हमने देखा, अगर आप देखो ये आपको ना याद रखने होंगे कि फॉर एग्जांपल जो एक मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। शेप तो आपको पता इंशाल्लाह इसके जरिए पता होगा, लेकिन अब फॉर एग्जांपल हमने टेबल याद कर लिया। अब टेबल आपको याद हो गया तो टेबल के जरिए आपको कैसे इन्फॉर्म होगा, जैसे कि ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम है, राइट, तो हम ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे, राइट, और सराउंडेड मतलब इर्द गिर्द हाइड्रोजन यहाँ आएगा। क्या आपको नजर नहीं आ रहा? सॉरी, दिस इज H2O, राइट। अब ये लेविस स्ट्रक्चर है, इसे ना मैं मतलब ऐसे ऊपर नीचे बना सकता हूँ। ये तो ऑब्वियस सा स्ट्रक्चर है कि H2O का क्या होगा, या V शेप होगा, या बैंड होगा, या एंगुलर होगा। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या है? H2O के अंदर हमने देखा कि भाई कौन सा शेप बन रहा है और कितने हैं। फॉर एग्जांपल अब H2O है, ये बैंड है, राइट, तो इसमें ये जरूरी है, इसका मतलब ये लोन पेयर होगा लाजमी। अब लोन पेयर कहाँ होगा? लोन पेयर कहाँ होता है? ऑक्सीजन के पास। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है यहाँ पे। अब इसका शेप क्या है? शेप ये तो आपको टेबल से याद होगा, शेप क्या है? या वी शेप होगा या बैंड होगा। और एंगल क्या होगा? जैसे मैंने पहले आपको कहा, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही एंगल डिक्रीज होता जाएगा। इसका जो एंगल होगा ये 120 या 104, 104.5, राइट, यानी कि पहले क्या था? 109 था, फिर उसके बाद 107.5, फिर उसके बाद 104, राइट, 104.5। तो जो हमारे पास एंगल है वो क्या है? 104। इसी तरीके से आप टेट्राहेड्रल को ड्रॉ करते हो। टेट्राहेड्रल में क्या है? टेट्राहेड्रल में सबसे पहले आप सेंट्रल एटम देखोगे, फिर आप सराउंडिंग एटम, फिर उसका लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे। लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? जैसे कि सेंट्रल एटम को हमेशा बीच में रखना है, बीच में, और इसके बाद चूंकि CH4 है, H कितने हैं आपके पास? 4 है, तो आपने ऐसे 1 2 3 4, ये 4 आपने बना दिए। ये क्या है? हाइड्रोजन, 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 ये हो गया लेविस स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, क्योंकि ये चारों क्या है? फिल है, तो बॉन्ड पेयर तो हमारे पास BP 4 है, लेकिन लोन पेयर 0, राइट। शेप क्या होगा? शेप क्या है? 4 है, 4 को हम क्या कहते हैं? टेट्रा
और हेड्रल किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। टेट्रा हेड्रल, राइट। और इसके बाद एंगल, एंगल की जब हम बात करते हैं, एंगल क्या है? 109.5 ये डिग्री। तो ये आज का मेरा टॉपिक था विस्पर थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में अगर आपको अच्छा लगता है समझना है तो मैं कोशिश करूंगा मैं आपको किताब से समझाऊंगा ताकि आपको और डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।